नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो है शेखावाटी मिशन 100 की अपनी क्लास नंबर जो रहेगी 3 नंबर वाली है शायद। तो यहाँ पे उसी को लेके हम बात करेंगे। कल हमने जो है पारिभाषिक शब्दावली है उसको लेके बात की थी, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फीचर और आलेख से जो हमारे प्रश्न बनते हैं, छोटे वाले प्रश्न, उनको लेके हम बात करते हैं। उसके बाद में जो भी प्रश्न बनेंगे उनको लेके भी जो है कुछ वितान वाले जो छोटे वाले प्रश्न हैं उनको लेके भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, एक-एक प्रश्न को बड़े गौर से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और महत्वपूर्ण आप सबके लिए रहेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि फीचर लेखन क्या है? तो सामाजिक घटना की अगर रोचक और मनोरंजक रूप से अगर व्याख्या की जा रही है तो वो फीचर कहलाती है। दूसरा सवाल है कि फीचर का आरंभ कैसे होता है? देखिए, हर चीज़ का जो कोई समाचार हो, कुछ भी हो, उसका आकर्षक जो फीचर है वो हमेशा आकर्षक होना चाहिए, कलात्मक होना चाहिए और उत्सुकतापूर्वक जो है वो होना चाहिए, नहीं उत्सुकता जगाने वाला जो है वो होना चाहिए। अगला सवाल है कि आलेख में किसी विषय का वर्णन कैसे होता है? तो आलेख में किसी विषय का जो वर्णन कर रहे हो आप, अगर वो जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए और सारगर्भित भी होना चाहिए। अगला है कि फीचर शब्द किस भाषा से बना है? तो फीचर जो शब्द है वो फ़िक्टोरिया जो शब्द है उससे बना है। चलिए, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है? चलो, फीचर के प्रकार अगर आपसे पूछे कि प्रकार कितने हैं, तो 4 प्रकार के फीचर होते हैं मोस्टली। पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है समाचार परक, तीसरा है चित्र परक, चौथा है यात्रा परक। अगला सवाल है कि आलेख में मुख्य रूप से जो है वो कितने अंग प्रयुक्त होते हैं? तो आलेख में 2 अंग जो हैं वो प्रयुक्त होते हैं। आलेख और फीचर में अगर अंतर का सवाल आता है तो यहाँ पे जो है आलेख जो है वो मस्तिष्क को जो है वो प्रभावित करता है और फीचर का जो संबंध होता है वो दिल से होता है। अगला प्रश्न है कि पत्रकारिता की आधुनिक विधा कौन-सी है? तो पत्रकारिता की आधुनिक विधा जो है वो फीचर आता है। चलिए, अगला सवाल है कि आलेख जो है वो किसका छोटा रूप होता है? तो आलेख जो है वो निबंध का छोटा रूप माना जाता है। ये बढ़िया से याद होना चाहिए। फीचर और समाचार लेखन में अंतर पूछे तो फीचर किसी विषय को विस्तार से प्रस्तुत करता है, जबकि समाचार विषय को जो है वो संक्षेप में बताता है। ठीक है? चलिए, अगले यहाँ पे जो हमारे प्रश्न रहने वाले हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। वितान भाग 2 में हमारे जो 4 पार्ट हैं उनसे यहाँ पे प्रश्न आएँगे। ठीक है? चलिए, पहला जो प्रश्न यहाँ पे रहेगा कि सिल्वर वेडिंग। देखिए, ये मैं सबको बता दूँ कि अति लघुत्तरीय प्रश्न जो वितान भाग 2 से हैं, ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों के जो नंबर हैं कटने के चांसेस इन्हीं में रहते हैं। इनके अलावा नंबर नहीं कटेंगे आपके। ये नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इनको आप बढ़िया से तैयार कीजिएगा। पहला प्रश्न जो है कि सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना आपको बतानी है। तो मूल संवेदना जो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को जो है इसकी मूल संवेदना माना गया है। अगला सवाल है कि किशनदा की कौन-सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? तो कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ, हाथ में एक छड़ी लिए हुए, सुबह की सैर करते हुए किशनदा की जो छवि है, उसको जो है यशोधर बाबू कभी भूल नहीं सकता। अगला है कि यशोधर बाबू के विवाह की कौन-सी वर्षगांठ मनाई जा रही थी? तो वो थी 25वीं वर्षगांठ। अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू अपने बच्चों व पत्नी से क्या चाहते थे? तो यशोधर बाबू अपने बच्चों व पत्नी से परंपराओं का सिर्फ पालन चाहते थे। अगला प्रश्न है कि यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते थे? तो परिवार से अपेक्षा करते थे कि सभी उनका सम्मान करें, उससे सभी बात जो है वो राय लेके करें, बच्चे अपना वेतन भी जो है उन्हीं को दिया करें, ये वो चाहते थे। अगला है कि लेखक का दादा जल्दी कोलू क्यों चलाता था? तो जल्दी कोलू वो इसलिए चलाता था कि अधिक पैसे उसको मिल सकें, पैसों के लिए होता है ये सारा काम। अगला है कि वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में कौन से परिवर्तन हुए? वसंत पाटिल से जैसे ही दोस्ती हुई, गणित में होशियार हो गया। दोनों मिलकर कक्षा के अन्य बच्चों के सवाल जो है वो जांचने लग गए थे। अगला सवाल है कि कहानी के शीर्षक जूझ का अर्थ क्या है? जूझ का मतलब होता है संघर्ष। जूझ का मतलब क्या होता है? संघर्ष होता है। अगला 9वां सवाल है कि लेखक के मन में कवियों के प्रति क्या धारणा बन गई थी? तो लेखक के मन में कवियों के प्रति धारणा बनी कि कवि भी हमारी तरह अडमास और लोभ मोह का मनुष्य होता है। इससे लेखक के मन में ये बात बैठ गई कि वह भी कवि कवि बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है 10वां सवाल, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा है? मूल रूप से जूझ जो लिखा गया है वो मराठी भाषा में है, उसका हिंदी रूपांतरण किया गया है भाई। अगला है 11वां कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है? ये मेरे यूट्यूब चैनल पे कल परसों मैंने बताया भी था कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो दिल्ली के संग्रहालय में उसको रखा गया है। चलिए, अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस शहर से की गई है? तो शहर अगर भारत का पूछे तो चंडीगढ़ बताना है, पाकिस्तान का पूछे तो इस्लामाबाद बताना है। अगला है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में प्रयुक्त ईंटों में क्या अंतर है? तो मोहनजोदड़ो में प्रयुक्त जो ईंटें हैं वो पकी हुई हैं, हड़प्पा में कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटें हैं। ये बढ़िया प्रश्न है। चलिए, 14वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देश पर प्रारंभ हुई थी?
तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे जॉन मॉर्सल, उसके निर्देशन पर यह खुदाई प्रारंभ होती है। अगला है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ अगर आपसे पूछे, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सारे के सारे महत्वपूर्ण है लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उनको भी लेके हम बात कर रहे हैं। मुर्दों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। 16वां सवाल है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर कौन से हैं? तो नियोजित शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा माने जाते हैं। एन फ्रैंक किसको शांतिदायिनी और आशादायिनी मानती है? एन फ्रैंक प्रकृति को जो है शांतिदायिनी और आशादायिनी मानती है। अगला है, एन फ्रैंक ने डायरी का आरंभ किस तारीख से किया था? तो 8 जुलाई सन 1942 को जो है वह डायरी का प्रारंभ किया था। बढ़िया प्रश्न है। चलिए, अगला सवाल है कि डायरी के पन्ने प्रकाशक किस भाषा में तथा कब हुआ था? तो डायरी के पन्ने का प्रकाशन सबसे पहले डच भाषा में हुआ था 1947 में। इस डायरी का बाद में अंग्रेजी भाषा में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में भी इसका प्रकाशन हो चुका है। चलिए, अगला सवाल है कि फ्रैंक परिवार में कुल कितने सदस्य थे, वे कौन थे? तो 4 सदस्य थे, माता पिता थे, 13 वर्षीय एन थी और उसकी बड़ी बहन मार्गोट थी। अगला सवाल है कि एन फ्रैंक ने अपनी चिट्ठियों में किसको संबोधित किया है? तो एन फ्रैंक ने, उनको एक गुड़िया मिली थी जिसका जो उनके जन्मदिन के उपहार के रूप में मिली थी, तो उसी को उन्होंने किट्टी नाम दिया था। 22वां सवाल है कि फ्रैंक परिवार के किन सदस्यों को नाजियों की नस्लवादी आग में आहुति देनी पड़ी थी? तो एन थी, मार्गोट थी, उसकी माँ जो थी, उन सबको जो है आहुति देनी पड़ी थी। चलिए, आज के हमारे सवाल जो है आप सबको कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोज आएंगे जल्दी ही, सारा का सारा जो है मिशन 100 पूरा करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।